फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिल से पढ़ो। और उसमें आपका चल रहा है अभी क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 जो है वर्क, एनर्जी और पावर, उसका लेक्चर 3 पे आ गए हैं। तो थैंक यू, आप लोग अभी तक वॉच कर रहे हैं मेरा वीडियोस और जो है आपको अच्छा लग रहा होगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो वर्क, एनर्जी, पावर तीनों को ही टच कर लिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा कम किए हैं। आज और 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया हुआ है, कैलकुलेट पावर कैलकुलेट करने के लिए एक इंजन का, जो कि एक लिफ्ट कर रहा है एक 10⁵ kg कोल पर है, और वो 360 मीटर डीप एक माइन से, ठीक है, एक माइन है जो कि हम लोग का कितना है 360 मीटर डीप है। और यहाँ से हम जो ये कोल जो है कोयला को ऊपर निकाल रहे हैं। तो कोयला को ऊपर निकालने के लिए फोर्स जो लगा होगा वो ऊपर ही लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, पावर। सीधा पावर के फॉर्मूले पे आते हैं। पावर जो है हम लोग का क्या होता है, हम लोग का होता है वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो जो वर्क है हम लोग का वर्क को लिख लेते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फोर्स जो है हम लोग का लग गया है कितना, जितना इस जो कोयला का वेट है, वेट कितना है दे दिया है 10⁵ kg है। अब इस पे जो है ग्रेविटी लगेगा, टोटल फोर्स हो जाएगा 10⁵ kg इंटू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है ग्रेविटी को, ठीक है। और इस पे लगेगा मेरा डिस्टेंस जो है 360 मीटर, और इस पे लगेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं जिस डायरेक्शन पे फोर्स है, मतलब जिस डायरेक्शन पे फोर्स है उसी डायरेक्शन पे हम लोग का जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो मतलब cos थीटा cos 0 डिग्री हो जाएगा, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय टाइम मेरा हो जाएगा कितना, पर आवर पूछा है, पर आवर मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे 360 पूरा काट देता हूँ एक 10 के साथ, ठीक है। अब मेरा बच गया 10⁵ kg, सॉरी 10 ये जो है पूरा जूल आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा 10⁵ पावर कैलकुलेट करना है जूल सेकेंड -1, ठीक है। जो हो गया 10⁵ वाट भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 100 किलोवाट, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया है एक इलेक्ट्रिक मोटर जो कि है 100 वाट का, पर जो कि ड्राइव करता है स्टायरर, मतलब वाटर बाथ है, उसमें कुछ स्टायरिंग का काम हो रहा है। अब जो 100 वाट का एक मेरा लगा है इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें क्या होता है 50% एनर्जी सप्लाई, वाटर का एनर्जी सप्लाई होता है मोटर को, जो कि यूज होता है स्टायरिंग में। तो जो एक्चुअली पावर जो यूजफुल पावर है वो क्या हो जाएगा, फॉर स्टायरिंग लिख सकते हैं, पावर यूज्ड फॉर स्टायरिंग इज 50% ऑफ 100 वाट, ठीक है, जो कि मेरा आ रहा है कितना 50 वाट ही मेरा काम पे आ रहा है स्टायरिंग का। अब पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन। तो मेरा पावर जो होता है, ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है, ठीक है। अब वर्क बाय टाइम जो है, इसके साथ अगर मैं टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा टाइम कट के वर्क आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, ये बस फंडा आपको बताया। अब मेरा जो वर्क जो होगा ये वाला मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक पावर है, तो वर्क जो है पावर इंटू टाइम कर दूंगा, ठीक है। तो 50 वाट इंटू टाइम मेरा कितना लगा है 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट जो है मैं लिख दूंगा 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो मेरा यहाँ 5 इंटू 6 30 आ गया, टोटल हो जाएगा 3000, और ये हो जाएगा जूल, ये जूल हो जाएगा ना, जूल पर सेकेंड -1 इंटू सेकेंड -1 कट गया, बचा जो है वर्क का जो है आ जाएगा
3000 जूल। ये वाला क्वेश्चन खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है देखिए, दिया है ए बॉय टेक्स 3 मिनट्स टू लिफ्ट 20 लीटर जो है एक बकेट का, है ना, 20 लीटर जो है वाटर बकेट वो उठा रहा है 20 मीटर डीप वेल से, उसको लग रहा है 3 मिनट। उसका पापा जो है वो भी वही कर रहे हैं पर 2 मिनट उनको लग रहा है। तो सिंपल है, वर्क कंपेयर करने बोल रहा है, तो कंपेयर करने का बात आ जाता है, लिखते हैं बाय बॉय और यहाँ पे लिखते हैं बाय फादर। ठीक है, तो वर्क जो होगा वो मेरा क्या होगा, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वही इसका F इंटू एस इंटू कॉस थीटा आएगा। ये है पापा के लिए, ये है बॉय के लिए ऊपर वाला। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो मेरा क्या होगा, जो उस बॉडी को उठाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो वेट होगा। तो वेट जो है 20 लीटर वाटर का वेट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे दे दिया है हम लोग का डेंसिटी। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पता होगा तो ये भी पता होना चाहिए, जो मेरा एक 1 मीटर क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, या फिर इसको उल्टा के लिख देता हूँ जो कि है 1000 लीटर जो है मेरा होता है 1 मीटर क्यूब। तो इसके हिसाब से आएगा 20 लीटर जो है मेरा 1/1000 इंटू जो है 20 मीटर क्यूब। ये जो है मीटर क्यूब में आया तो मेरा ये काट पीट के बन जाता है 20, 0 0 कट गया, 2 से ये कट गया 1/50 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो जो फोर्स है मेरा वो वेट होगा 1/50 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका वेट निकालूंगा, ये मेरा आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से मेरा डेंसिटी अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो कि दिया है इतना केजी, हाँ इतना केजी 10⁻³ केजी पर मीटर -3, ये मेरा कट जाएगा, ये हो गया मास। अब इस पे लगा दूंगा ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है मेरा दिया है 9.8 लेने के लिए। अब इसके साथ लगा दूंगा डिस्प्लेसमेंट जो कि दिया है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। अब इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हाँ ये वाला जगह को, ये आपका जो कैलकुलेट किया था ये मैं 20 लीटर को लाना था मीटर क्यूब में, इसीलिए किया था। ठीक है, अब जो है मेरा यहाँ पे आ जाया 20 मीटर जो कि है डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फोर्स के डायरेक्शन पे ही हो रहा है, तो मेरा कॉस थीटा आ जाएगा 1। ठीक है, अब कॉस थीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका नॉलेज में होना चाहिए, इसीलिए आप जब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तब ये डायरेक्टली लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा बॉय का। अब जब फादर का लिखूंगा, फादर का भी वही हो जाएगा, लगाएगा वही तो 20 क्या वही सेम चीज 20 लीटर के लिए वही सेम चीज, ये 10⁻³ इंटू केजी इंटू मीटर -3, ये मीटर मीटर कटेगा, जो भी कटेगा कटेगा, ग्रेविटी भी सेम आएगा और डिस्टेंस भी जो उठाए हैं वो भी सेम आएगा। मतलब बॉय और फादर का वर्क में डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। फादर और बॉय के वेट पे ऊपर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, जो सामान उठा रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, सब कुछ काट पीट के जो आएगा मेरा आएगा 1/1, मतलब 1:1 रेशियो में आएगा वर्क। इससे क्या पता चल जाता है, इससे पता चलता है कि मोटा हो या पतला हो, कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर सेम वेट का चीज हम उठा रहे हैं सेम डिस्टेंस के लिए तो वर्क डन सेम आएगा। तो ये बिना कैलकुलेट किए ही हम अगर दिमाग लगाते हैं तो ये 1:1 हम लोग आंसर बोल पाते हैं, क्योंकि काम हो रहा है जिस वेट के ऊपर, वो वेट तो सेम ही है दोनों के लिए और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो जो है हम लोग का रेशियो आ जाता है वर्क का 1:1 आ जाता है। पर यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वहां पे पूछा है वर्क डन बाय ईच, मतलब ये जो वैल्यू है उसको मुझे कैलकुलेट करना होगा तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए, जो कि मेरा हो गया। देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए अगर लिखूंगा, ये मेरा 1/50 था, ये पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, 20/1000, ठीक है, इतना केजी पर मीटर केजी था, इतना सॉरी इतना मीटर क्यूब था, इतना मीटर क्यूब इंटू 10⁻³ केजी मीटर -3,
ये मेरा हो गया था वेट। इसको काट दूंगा तो 1000 से 1000 कट गया, टोटल हो गया 20 kg। तो 20 kg हाँ इंटू 0.8 हो गया और इंटू 20 हो गया। तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 2 ये हो गया 4, ठीक है 4, ये टोटल आ गया 4 इंटू 9.8 इंटू 100, ठीक है। तो मेरा आ जाता है ये कितना 4 इंटू 9 32, 3 2 3 9 39.2 मतलब वही आ रहा है, ठीक है। मेरा ये वाला जो है यही आएगा 3.92 किलो जूल, ठीक है आ रहा है ना। ये 4 इंटू 9.8 कितना आएगा, यही तो आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड जो है ये मेरा जो है वही चीज है, वर्क बाय यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे बाय टाइम होगा, तब ये अगर ये मेरा आ जाएगा। इसको इरेज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ पावर डेवलप्ड, ठीक है। ये चेंज करता हूँ, यहीं पे चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। पावर बाय बॉय और पावर बाय फादर, तो ये जो होगा ये बाय टाइम आएगा, इसमें भी बाय टाइम आएगा। तो ये जो मेरा काट पीट के 1:1 आ रहा था, इसको मैं लिखूंगा 1, और ये बाय टाइम आएगा 1 बाय टाइम लिखूंगा। क्यों, ये जो आएगा ये वो काट दिया, बचा ये चीज। अब जो टाइम है ये मेरा आएगा कितना था, ये मेरा था पहले जो है ये 3 मिनट लगा रहा था बॉय, और ये जो लगा रहा था ये 2 मिनट लगा रहा था, ठीक है। तो ये मेरा जब ऊपर नीचे हो जाएगा ये मेरा 2:3 आने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मेरा हो गया। आसान था, बस थोड़ा तरीका आना चाहिए, फिर धड़ाधड़ से क्वेश्चन। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसको करता हूं मैं इरेज। ये जो सवाल है ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पर यहाँ पे नया एक फंडा आपको सीखना है। एक जो ऑक्स है, ऑक्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है फोर्स, मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। फोर्स जो है 1000 न्यूटन वो अप्लाई कर रहा है, और वो एक गाड़ी को, घोड़ा गाड़ी जो भी काट है, काट को वो खींच रहा है वेलोसिटी में 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछा है पावर डेवलप कितना हुआ ऑक्स में। तो पावर जो डेवलप हुआ ऑक्स में वो भाई हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बाय टाइम। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे जो ऑक्स जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन पे हम लोग का जो है हो रहा है, जिसके वजह से कॉस थीटा को मैं काट के लिख देता हूँ 1, ठीक है। तो मेरा बच जाता है F इंटू एस बाई टी। अब ये S बाई टी को ये यहाँ पे आपको चमकना चाहिए कि S बाई टी होता है मेरा वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, अगर मैं कर देता हूँ वही मेरा पावर होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास उभर के आया, क्या आया कि पावर जो है वो मेरा फोर्स और वेलोसिटी के साथ रिलेशन में आता है, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी जो है मेरा पावर है, मतलब वेलोसिटी के साथ पावर का रिलेशन यहाँ पे आ रहा है। तो ये डायरेक्टली हम लोग का कैलकुलेट हो जाएगा, पावर जो है 1000 इंटू 30, ठीक है। तो ये मेरा आ जाता है पावर इतना जूल S-1, तो ये हो जाएगा टोटल 30 किलो न्यूटन, सॉरी 30 किलोवाट, क्या बोल रहा हूँ, 30 किलोवाट जो आ गया, या फिर बोल सकते हैं 30 किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। ये मेरा सवाल भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हम लोग का खत्म, यहाँ पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपको बोलते हैं बच्चों आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आप बड़े, जब आपका एज बढ़ेगा एज के साथ आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, मतलब आपके अंदर जो है कुछ गुण है जो कि बाहर में उभर के आएगा, तो बहुत कुछ उससे क्या है डेवलपमेंट आ सकता है। तो वैसे ही जो एक बॉडी है उसके अंदर भी कुछ एनर्जी है जो छुपा हुआ होगा अगर, तो वो है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब छुपा हुआ एनर्जी जो पोटेंशियल में है, अभी दिख नहीं रहा है पर है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है
ए बॉडी जो रेस्ट में है उसके अंदर कुछ एनर्जी होता है, ठीक है, तो वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस लिए भाई? मान लो यहाँ पे मेरा है क्या, ग्राउंड है, मैं एक बॉल को हाथ से पकड़ा हूं, ये मेरा हाथ है, हाथ से मैं पकड़ा हूं, ठीक है। अब हाथ से पकड़ा हूं, जब मैं इसको छोड़ दिया तो वो अपने आप गिरा, यहाँ तक रेस्ट में था, रेस्ट से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, नीचे गिर गया। मैंने कुछ किया था? नहीं किया था। इसके अंदर ये एक पोटेंशियल एनर्जी था जिसके वजह से ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। यहाँ पे काम किया उसने, किया क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने काम करवाया। ग्रेविटी जो है वो फोर्स लगाया नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे। अब जो मेरा फोर्स लग के डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके वजह से वर्क आता है, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम पढ़ चुके हैं। वर्क ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो मेरा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होगा मेरा मास इनटू ग्रेविटी जो कि वेट है, और डिस्प्लेसमेंट होगा जो होगा हाइट। टोटल मेरा mgh जो है वो मेरा वर्क डन होता है जो कि ड्यू टू ग्रेविटी होता है व्हेन ए बॉडी इज केप्ट एट ए हाइट ऑफ डिस्टेंस h, ठीक है ना। मैं h डिस्टेंस पे एक बॉडी को उठा के रखता हूँ तो वो गिर जाता है, और नीचे h हाइट तक पहुंचते पहुंचते हम लोग बोल देते हैं कि वर्क डन जो है वो mgh के बराबर है। तो वो जो mgh के बराबर हुआ वो मेरा वर्क डन हुआ। वर्क का जो होता है मेरा यूनिट, वही तो होता है एनर्जी का यूनिट। तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी आया उस बॉडी का जो मेरा h हाइट पे रखा हुआ था वो आया mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकाल लिए, वो कितना होता है? mgh होता है। किसके लिए? जब एक बॉडी ऑफ मास m रखा हुआ है एट ए हाइट h, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रेविटी के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो mgh आएगा जब वो बॉडी एट ए h हाइट रखा हुआ है। ऐसे मैं बोलता हूं, अगर हाइट h2 पे रखा है और h1 तक पहुंचा तो कितना एनर्जी इसमें डिफरेंस आया, पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज आया? बोल दूंगा यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h2 था वो mg और हाइट h2 के लिए था क्योंकि वो h2 डिस्टेंस था ग्राउंड के ऊपर। अब जब h1 डिस्टेंस पे पहुंचा है ग्राउंड के ऊपर, अब मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरा आ जाएगा mg और h1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mg h1 होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वहाँ mg h2 था। तो डिफरेंस क्या आया पोटेंशियल एनर्जी का? जब h2 से h1 पे आया तो मेरा ये लिख सकता हूँ mg h2 माइनस mg h1, ठीक, सिंपल है। तो mg को बाहर कर दूंगा तो h2 माइनस h1। यहाँ भी वही देख पा रहे हैं, जो आपका हाइट का डिफरेंस है उसी के वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के वजह से पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आता है तब वो हाइट के डिफरेंस के वजह से ही आता है, ग्राउंड से जो हाइट है, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी पहला पार्ट, जो कि हम लोग बोले ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा वाला जो है ये ग्रेविटी था, दूसरा वाला जो था मैं बोला इलास्टिसिटी के लिए। इलास्टिसिटी भाई क्या है? कोई बॉडी को अगर मैं प्रेस करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ या मतलब फैला देता हूँ, कुछ भी, अगर उसका शेप में चेंज आ रहा है, चेंज जो है फोर्स करके उसको चेंज लाया गया है और हम उसको छोड़ देते हैं और उसके बॉडी में फिर से जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, तो वो जो एनर्जी उस टाइम पे जो एनर्जी उसका चेंज आता है वो उसका इलास्टिसिटी के लिए आता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग रखा है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कंप्रेस कर दूंगा, मतलब दोनों साइड पे फोर्स लगाऊंगा और चाप के रख दूंगा, ऐसा हो गया। ये जो फोर्स है, अब स्प्रिंग है, चप गया है, अब इसको छोड़ते ही ये फिर से ऐसे क्या होगा, फैल जाएगा।
तो मतलब ये जो पोजीशन है ये भी रेस्ट पे था, जब मैं फोर्स लगा के उसको चाप के रखा था, अब छोड़ दिया तो ये पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या कंप्रेशन, मतलब शेप के चेंज के वजह से इसके अंदर एक एनर्जी था पोटेंशियली, मतलब रेस्ट पे था, पोटेंशियली एक एनर्जी था जिसके वजह से ये चेंज होके इस शेप में आ गया। ठीक है, वो अगर एक बॉडी को हम लोग ऐसे स्प्रिंग ऐसे ये दीवार पे चिपका देते हैं और इसको प्रेस किया कर देते हैं, अभी ये मान लो बहुत ज्यादा प्रेस्ड है, अब इसको अचानक से छोड़ देंगे तो ये बॉडी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड होके रहता है स्प्रिंग में जो कि रिलीज होता है। ठीक है, वैसे ही एक बॉल, मानो एक बॉल है जो कि थोड़ा हवा है, तुम उसको प्रेस किए, दब गया, अब छोड़ देते हो, फिर से जो है अपने शेप में आ जाता है, वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्टोर्ड रहता है। तो ये है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी। यही जो है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी है। दो टाइप का एनर्जी है भाई, एक पोटेंशियल, दूसरा है काइनेटिक। अब काइनेटिक का अगर बात करते हैं, काइनेटिक होता है कब, वो था हम लोग का जब रेस्ट में था। अब जब मोशन पे होता है तब एक होता है काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता तो हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर जो है, यहाँ पे m जो होता है वो मास होता है, v जो होता है वेलोसिटी होता है। ये आया कैसे, मैं बोलता हूँ, जब एक बॉडी मोशन पे है, ये एक बॉडी जो है ये रोल कर रहा था एट ए वेलोसिटी v, अब ये धीरे धीरे रिटार्ड कर गया, अब आ गया है वेलोसिटी, इसका v जो है 0 पे आ गया है। ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी था कुछ v था, अब ये 0 पे आ गया है। पर ये यहाँ से यहाँ मूव करते वक्त इसका कुछ एनर्जी था, क्यों, ये वर्क किया है क्योंकि फोर्स जो है इस पे जो लगा है, मतलब ये मास इनटू एक्सीलरेट करके ये धीरे धीरे डी एक्सीलरेट करके एक बॉडी, वो वेलोसिटी v से 0 कब हुआ, जब वो डी एक्सीलरेट किया होगा, मतलब फोर्स इसके इन्वॉल्व है। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ काम किया होगा, कुछ वर्क किया होगा, मतलब उसका कैपेसिटी टू डू वर्क जो है एनर्जी होगा। अब वो जो एनर्जी है इस बॉडी का, इसको हम कैलकुलेट करके डिराइव करेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया। जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ये फोर्स जो है वो तो हम लोग को पता है कि मास उसका जो है बॉडी का वही मास है इनटू एक्सीलरेशन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कैलकुलेट करना होगा। हम जो मोशन के 3 जो फॉर्मूले पढ़े थे क्लास 9 पे, 3 पढ़े थे ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, उसमें ये एक था। तो v स्क्वायर है जो मेरा फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है मेरा, यहाँ पे v लिखा हूँ तो ये स्क्वायर, और ये लिखता हूँ 2 इंटू एक्सीलरेट कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है मुझे निकालना है, डिस्टेंस क्या है, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लगाया। अब इसको क्या है, मैं कर देता हूँ s इज इक्वल टू, मेरा ये हो जाता है माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 2 इंटू a। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है ना, धीरे धीरे 0 पे आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज लिख देता हूँ मेरा, लेकिन वर्क जो है वो तो मेरा स्केलर है तो उसको नहीं लूंगा, यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा v स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पे मेरा कट जाता है और आ जाता है वर्क इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, तो हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी जो कि मेरा निकला था, वर्क जो हुआ है वही तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर था जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि मेरा डिराइव हो गया। तो यहाँ पे मेरा आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मेरा मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी है, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p।
P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, अब मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है के ई, उसको लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो मेरा मोमेंटम है उसको लिखता हूँ v इज इक्वल टू, फिर की क्या आ जाएगा p बाई एम, जहाँ पे p मेरा क्या है मोमेंटम। इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन पे, मेरा आ जाएगा के ई इज इक्वल टू हाफ इंटू एम और v के जगह पे आ जाएगा p बाई एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरा आ जाता है के ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो यहाँ पे m से m कट जाता है, बाकी मेरा बचता क्या है, ये हो गया पी स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मेरा मैं मोमेंटम अगर निकालूंगा तो मोमेंटम मेरा क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के ही लिखो। तो ये मेरा जो है एक फॉर्मूला आया, और यहाँ पे इसको भी याद रखना, ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरा क्या बन जाता है पी स्क्वायर बाई 2m, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का दो जो फॉर्मूला है ये याद रख लेना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बोल दिया। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर बाई 2m है, ये तो मेरा एक हो गया। अब दूसरा वाला जो पार्ट है वो मोमेंटम के हिसाब से उल्टा लिखेंगे, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एम के। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से क्या दो केस में लेता हूँ। पहला केस जिसमें है मेरा मोमेंटम सेम, क्या बोला, P इज सेम फॉर बॉडी A एंड B। जो बॉडी A है उसका मास स्मॉल m है और जो बॉडी B है उसका मास कैपिटल M है, मतलब कि स्मॉल m जो है लेस देन कैपिटल M है। ये केस में जब मोमेंटम मेरा सेम रह रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे इफेक्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जब मैं A का लिखूंगा डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ B लिखूंगा तो मेरा ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, ए का है स्मॉल m तो 2m और पी स्क्वायर बाई 2 ये कैपिटल M। ठीक है, अब पी स्क्वायर कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा कैपिटल M बाई स्मॉल m। तो इससे क्या पता चल जा रहा है, ये जो है मेरा ग्रेटर देन 1 है। अब जो मेरा काइनेटिक एनर्जी, इससे क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। ठीक है, और ये जो है स्मॉल है इससे, तो इससे क्या दिख रहा है, अगर मेरा मोमेंटम दो बॉडी का सेम है, ठीक है, दो बॉडी का मोमेंटम सेम है तो फिर क्या है, जो लाइटर मास वाला बॉडी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और जो हेवियर मास होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। क्या बोला, अगर मेरा मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी का ज़्यादा होगा और हेवियर बॉडी का कम होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला पार्ट, केस 2, जिसमें आता है मेरा ये वाला फॉर्मूला। मोमेंटम से मैं काइनेटिक एनर्जी सेम रखूँगा, क्या काइनेटिक एनर्जी सेम रख दिया, और मेरा बॉडी A है, B है, A का मास है स्मॉल m, वैसे B का है कैपिटल M, स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M। हो गया। अब मैं कंपेयर करता हूँ P A ऑफ P B, तो P A जो है मेरा अंडर रूट ऑफ 2m के है और P B जो है अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल M और K है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मेरा सेम हो रहा है तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका मतलब स्मॉल m अंडर रूट डिवाइडेड बाय कैपिटल M का अंडर रूट। तो ये पूरा अगर ऐसे लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आ रहा है मेरा लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो पी ए है वो लेस देन पी बी है और ये पी ए का जो है ये कैपिटल M ऐसे ही है। मतलब अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी सेम रहता है तो मोमेंटम क्या, जो लाइटर मास का मोमेंटम कम होगा
और हेवियर मास का मोमेंटम ज़्यादा होगा। इससे मुझे ये चीज़ पता चला। ठीक है, ये फंडा बिल्कुल क्लियर रखना। अगर कंफ्यूजन होता है ये डेरिवेशन को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसी से सब कुछ आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये स्टेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टेट जो है रेस्ट के वजह से आता है, ये मोशन के वजह से आता है। ठीक है, और ये जो है चेंज इन पोजीशन या फिर साइड शेप के लिए आता है। इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू इट्स चेंज स्टेट, मतलब जो पुराना स्टेट है उसमें लाने के लिए जितना वही है। और ये है क्या, मोशन से जब रेस्ट में आता है, रेस्ट में आ जाता है, उस टाइम पे जो वर्क होता है ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे इट कैन चेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब रिलीज होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो पाएगा, ये हम बाद में देख लेंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड, ये स्पीड पे डिपेंड करेगा। भाई स्पीड रहेगा तभी तो मोशन रहेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। बढ़ते हैं, आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम में जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई, जो भी मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगा वही मेरा वर्क डन है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे, मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मेरा होता है हाफ mv² होता है मेरा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलूं, एक मेरा u स्पीड पे जा रहा था, अभी मेरा v स्पीड पे जा रहा है। ठीक है, पहले u पे जा रहा था, v पे जा रहा है, तो मेरा ये था इनिशियल, ये था फाइनल। तो अभी मेरा चेंज क्या आया, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो मेरा है हाफ m जो है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। कैसे आया, स्टार्टिंग में मेरा था हाफ m u, फाइनल में मेरा था हाफ m v² और अभी है हाफ m u²। ठीक है, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा इनिशियल था, ये मेरा फाइनल है, ये मेरा फाइनल था और ये मेरा इनिशियल है। फाइनल माइनस इनिशियल ही मेरा चेंज आया है, जो भी एनर्जी में चेंज आया है। तो ये हो गया मेरा कितना, हाफ कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, हाफ m v² माइनस u²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो यही मेरा काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुआ है, क्या यही मेरा आपका जो है वर्क डन है? क्योंकि मेरा वर्क डन अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इसी से निकाला था। s आता है मेरा कितना, v² माइनस u² बाई 2 इंटू a, यही आता है। अभी जो मेरा a v² माइनस u² बाई 2a है, और मेरा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स मेरा होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल लिया, v² माइनस u² बाई 2a, यहाँ से a कट जाता है तो मेरा बच जाता है हाफ इंटू m इंटू v² माइनस u²। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो वर्क डन है वही मेरा क्या है, वर्क डन जो है वही मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं अगले लेक्चर पे। तो ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम है, जिससे क्या पता चलता है कि वर्क डन जो है इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे लोगों के साथ भी फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।